कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कर रहे थे। एक सेट मैंने करवा दिया है आपको। 23 अगस्त 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अपना पेपर हो गया। उसमें मोटा मोटी मुझे लगता है कि 20-21 सवाल आए थे, तो वो मैंने सारे के सारे करवा दिए। ये सेकेंड शिफ्ट का 23 अगस्त 2024 का ही सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें मैथ के मुझे लगता है कि शायद 22-23 सवाल कुछ आए हुए हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पेपर को। ठीक है, पहला सवाल देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि सेम पैटर्न रिपीट होता है। जो पहली शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे वही सेकंड शिफ्ट में सवाल पूछेंगे। पहली शिफ्ट में ऐसा एक सवाल आया था ना, अभी देख लो सेकंड शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन रखा हुआ है। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा, वो वाली क्लास आपने करी होगी, तो ये क्वेश्चन आप तुरंत कर ले जाएंगे। उसमें क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। आप मुझे बहुत कॉमन सी बात ये बताओ कि 10 से कोई संख्या कब कटती है, जब अंत में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और रिमाइंडर भी 3 बचना चाहिए। वो ये भी कह रहा है कि सभी स्थितियों में शेषफल कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कि सभी संख्याओं में से अगर 3 माइनस कर दें, सभी संख्याओं में से 3 माइनस कर दें, तब जो संख्या निकल के आएगी तो वो आपकी क्या हो जाएगी, 129। वो संख्या आपकी 4, 6, 8, 10 और 12 से कटनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या 0 है यहां पे, क्या ये 10 से कट जाएगा, क्या ये 10 से कटेगा? तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा मात्र, कौन सा वाला, 120, और यही इस सवाल का सही ऑप्शन है। समझ गए ना? इसलिए कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होता है एग्जाम के ठीक पहले करना। उससे पेपर का पैटर्न पता चलता है और इन सब सवालों को कैसे सॉल्व करना, ये अभी आप पढ़ के जाओगे तो ऐसा सवाल डेफिनेटली आप लिख के ले जाओ कि ये क्वेश्चन इस तरह का एक आध सवाल आना तय है। 100% सवाल आएगा, 101% ये सवाल पूछा जाएगा इस तरह से। समझ गए? 10 से विभाजित हमने चेक कर लिया, लास्ट में 0 आना चाहिए, 3 माइनस करके देखिए कौन सी संख्या 0 10 से कट रही थी। दूसरा ट्रेडिशनल मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड आपका वही है कि 4, 6, 8, 10 और 12 का क्या लेना है, इनका आप ले लीजिए एलसीएम, और उसमें क्या कर देना है, 3 जोड़ देना है। जैसे ही आप 3 जोड़ेंगे तो वो आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। लेकिन मैं ये करवाऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि जब आंसर आपको सामने दिखाई दे रहा है, ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको बता दिया है कि इनका आप क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बच रहा है, तो 3 जोड़ देंगे तो संख्या का उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमारा आंसर 123 आ गया। अगला सवाल देख लें। एक कारखाने में 60% श्रमिक हैं। आपको यह सवाल आता है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या मैं जिस तरीके से करवाने जा रहा हूं उस तरीके से आता है? ये तो तब पता चलेगा ना जब मैं करवाऊंगा और आप देखोगे। जब देखोगे नहीं, पहले से कॉन्फिडेंस आएगा, सर ये तो मुझे आता है। आता है, लेकिन हर किसी के करने का जो तरीका होता है, एग्जाम में आपको जो समय बचा है वही मेथड सबसे बेस्ट माना जाएगा। आप जरा समझो, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और इनमें से 75% क्या है, पुरुष हैं। शेष महिलाएं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष हैं, तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या उसने पूछ ली। उसने बोला कि 60% पुरुष जो है, 60% श्रमिक क्या है, 60% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू ले लूं, 3/5। ये 30 वर्ष के अधिक के हैं, और इनमें से 75%, इसका 3/4, ये क्या है, पुरुष है, और शेष महिलाएं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या दी गई है, कितनी, 135। अब आप मुझे बताओ, 3 त्रिका 9, तो 9 से ये कितनी बार कट जाएगा, 15 बार, तो 4 पंचे 20, तो जो टोटल संख्या है वो कितनी आ गई, 300। लेकिन आप कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व, आप खुद देख लो ना कि क्या आप एक लाइन में इस सवाल का उत्तर निकला। बेशक आता है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको आता है, लेकिन एक बार आप ये तो समझो कि मैं क्या करवा रहा हूं, क्यों ये सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठोगे ना, तो ये सब तरीके आपको आने चाहिए, समझ में आने चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल, एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या थी? प्रति दर्जन, उसने क्या पूछ लिया, प्रति दर्जन। मैंने यह सवाल आपको कराया, 20% की कमी का मतलब क्या हो गया, 4/5। 20% की कमी का मतलब क्या हो गया, 4/5। अगर वैल्यू कम हुई है तो 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो एक की वैल्यू कितनी आई,
10। तो वो पहले कितने खरीद रहा होगा? 40। अब कितने खरीदेगा वो? 50। हो गया ना? अब चाहे वो पुरानी कीमत पूछ ले और चाहे वो नई कीमत पूछ ले, उसने क्या पूछा? प्रति दर्जन घटी हुई कीमत पूछी है। तो घटी हुई कीमत 54 रुपए में वो कितने खरीद रहा था? 50। ये एक सेब की कीमत आ गई, लेकिन उसने क्या पूछा? प्रति दर्जन। क्या पूछ लिया? प्रति दर्जन। 12 सेब की कीमत पूछ ली। तो अब आप मुझे बताओ कि इसका क्या हो जाएगा? तो काट दे ना काटे? नहीं काट रहा हूं मैं, 2 का ऊपर और 2 का नीचे गुणा कर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि 2 ये क्या बना देगा? 100 बना देगा, दशमलव लगा देंगे हम। तो आप जरा इसका गुणा करोगे तो 12 चौको 48 और 2 रो 8 16। इकाई का अंक कितना आएगा? 6। अब जरा चेक करो इकाई का अंक 6 कहां पे है? ये क्या है? यूनिट, इकाई का अंक। यूनिट प्लेस आपने चेक किया कि यूनिट प्लेस आपका 6 आ रहा है, तो यूनिट प्लेस 1 2 3 4 सभी में चेक किया तो यूनिट प्लेस कितना? 12.96। केवल एक जगह इकाई का अंक 6 दिया गया। यही इस सवाल का उत्तर हो गया। लेकिन फिर भी आप कह रहे करना है तो कर लीजिए। तो 12 तो 24, 24 को 96, 9, 24 पंचे 120 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 129। और 100 से भाग देंगे तो ये कितना हो गया? 12.96। यही इस सवाल का उत्तर बना कि नहीं बना? लेकिन ये सवाल का उत्तर तो मैंने पहले ही बता दिया, यूनिट प्लेस से, इकाई के अंक से। इकाई के अंक से आपका उत्तर तुरंत निकल आया। बात क्लियर होगी? कोई डाउट तो नहीं है? अब समझ पा रहे हो कि क्या अंतर है जो आप कर रहे हो ट्रेडिशनल मेथड से? जो ट्रेडिशनल मेथड आपको सिखाया गया है, क्या वो मेथड से आप सवाल एग्जाम में हल कर पाओगे? उतना वक्त है आपके पास? आगे बढ़ जाए। पांचवा सवाल, चौथा सवाल है, एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात है 3:5। दूसरे गिलास में उन्हें 6:1। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 1:1। इसका मतलब दो चीजों को, दो गिलास, दो बर्तन में कोई दूध रहा होगा, उसको एक में मिला दिया गया। ये सवाल किसका बन गया? सवाल आप बताओ। पहले ये पता चलेगा ना कि सवाल किसका है। सवाल बन गया ये मिक्सर का। किसका बन गया? मिक्सर का। मिक्सर मतलब मिश्रण का सवाल बन गया। पूरा टॉपिक पढ़ाया है, लगभग 60-65 सवाल मैंने कराए मिक्सर एंड एलिगेशन के। जाके क्लास चेक कर लो, 2 क्लास में मैंने मिक्सर एंड एलिगेशन को कंप्लीट किया, डिटेल में समझाया, एक एक क्वेश्चन समझाया, एक एक तरीके से समझाया, छूटेगा नहीं। एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं है कि ये कह पाओ कि सर ये सवाल आपने नहीं कराया। तो देखो जरा, दूध और पानी। पहले बर्तन में अगर दूध की बात की जाए तो कितना है? 3/8। और दूसरे बर्तन में दूध की बात की जाए तो कितना है? 6/7। जो मिक्सर तैयार हुआ उसमें दूध कितना है? 1/। लगा दो आप मिक्सर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। 6/7 में से 1/2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5/14। इसमें से जब घटाओगे तो 3 और 4, तो ये कितना आ जाएगा? 1/8। 1/8 हो गया। तो अब क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए 8 और 14 का एलसीएम कितना हो गया? मतलब एलसीएम आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 40 अनुपात कितना? 14। 40, 8 5 40 और 14 1 14। 2 से कट रहा है, काट दो। 20:7। यही इस सवाल का उत्तर बना। तो 20:7 कहीं दिया गया? ये दिया गया। ये इस सवाल का उत्तर होगा। देख रहे हो आप? अगर ये पढ़े रहोगे मिक्सर एंड एलिगेशन तो कैसे मुश्किल है। फिर कहते हो कि कट ऑफ बहुत हाई जा रही। कट ऑफ तो हाई, क्वेश्चन इतने आसान आसान है, आप तैयारी उस लेवल की करते नहीं हो कभी। एक बार आप उस लेवल की तैयारी कर लो, एक बार। एक साल में 4 एग्जाम हुए थे एसएससी, सीजीएल से लेके एफसीआई से लेके 10+2 लेके एमटीएस, सारे एग्जाम। जब एक बार तैयारी आपकी उस लेवल की हो गई तो फिर आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ 100% निकलेगा। ऐसे ही 6 बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक बार उस लेवल की तैयारी की थी तब जाके किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। एक बार उस लेवल की आप मैथ पढ़ो, तो वक्त तो दो मैथ को, थोड़ा समय तो दो। आगे बढ़े, अगला सवाल। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने बताया कि कंफ्यूजन कभी होगी ही नहीं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। 72 का सीपी और क्या बोल दिया? 60 का एसपी। कभी भी लगे कि सर ये डाउट हो जाता है कि नीचे 60 आएगा कि 72 आएगा, तो मैंने आपको बताया कि हमेशा क्या करो, इस तरह की इक्वेशन बना लो। तो 60/72। खत्म हो गया सवाल। कैसे?
सीपी कितनी है 60 और एसपी कितनी है 72। अब आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। आप बोलोगे सर प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा? 60 रुपए में आपने खरीदा था और 72 में आपने बेच दिया, इसका मतलब 12 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है? हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो 12 5 60 और गुणा किसका करना है? 100 का। 1/5 किसके बराबर होता है? 20%। यही इस सवाल का उत्तर है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत आसान सवाल। ये वो सवाल है जो पिछले साल जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, करवाया था उन लोगों ने, और उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये एग्जाम के 23 अगस्त 2024 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, आगे बढ़े। यदि केले को ₹50 में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत आप बता दीजिए। सीपी क्या दी गई? क्या बोला उसने? 50 रुपए में 60। ये सीपी है ना, खरीदा गया, तो खरीदने का मतलब ही होता है क्या? सीपी। सीपी हो गया। अब वो ये कह रहा है कि 60 रुपए में 50 की दर से ये क्या दिया गया? एसपी। देखिए, अब यहां पे आप दो विकल्प हैं आपके पास, या तो आप एक केले की सीपी निकाल लो और एक की एसपी निकाल लो, एक तो ये तरीका है। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आपको अगर इतना एक का नहीं निकालना है, तो इन दोनों की जो क्वांटिटी होती है, इस क्वांटिटी को आप बराबर कर दो। इस क्वांटिटी को बराबर करेंगे तो इधर 5 का मल्टीप्लाई और इधर 6 का मल्टीप्लाई, तो आप ये देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 5, आप कहोगे कि 250 रुपए में 300 केले उसने खरीद लिए, और 360 रुपए में, हाँ 360 रुपए में और 300 केले उसने बेच दिए। ये आपकी दी गई है सीपी और ये आपकी दी गई है एसपी। अब क्या बचा? कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया आपको? 110 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे भी, एसपी पे, सीपी पे। मल्टीप्लाई किसका करना है? 100 का। ये क्या है? प्रतिशत लाभ। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो गई, और इसका तो 11 में 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 44% इस सवाल का सही उत्तर है। बताओ, मुश्किल है? नहीं है। आप जब सही से करने बैठोगे ना, तब मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब इसके एक की वैल्यू आप निकालोगे तो अंश बटे हर में आ जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब वैल्यू चली जाती है जब, तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं क्या करता हूं कि इनकी क्वांटिटी को आप हमेशा बराबर कर दो। ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी आप जब बराबर कर दोगे तो सीधा आपका क्या निकल के आ जाएगा? वैल्यू, कीमत निकल के आ जाएगी, लागत मूल्य निकल के आ जाएगा और विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, सीपी निकल आएगा, एसपी निकल आएगा। तो फिर आपके लिए आसान होगा कि आप उसका चाहे प्रतिशत लाभ हो और चाहे प्रतिशत हानि हो, आप आसानी से निकाल पाओगे। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ जाए। अगला सवाल, 12, 18, 20, 25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम। देखिए, एलसीएम आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं कि हमेशा सबसे पहले बड़ी संख्या लूंगा। ये बड़ी संख्या, ये क्या लिखा हुआ है? 5 गुणे 5, और 20 में भी 5 गुणे 4 होता है, तो एक 5 यहां इधर आ गया, तो 20 का ये, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। 2 गुणे 9 होता है तो 9 ले लेंगे हमें, और ये 4 गुणे 3 होता है, तो ये सब, ये आपका क्या निकल के आ गया? एलसीएम। ये क्या आ गया? एलसीएम। और एलसीएम कितना निकल के आया? 900। यही इस सवाल का उत्तर बना कि नहीं बना? 900 इस सवाल का सही उत्तर है। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप इन सबका क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद जो लीस्ट कॉमन, कम से कम जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे सबको निकाल लेंगे, वही इस सवाल का उत्तर बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। लेकिन मैंने जो एलसीएम आपको सिखाया, हमेशा पहले बड़ी संख्या ले ली। बड़ी संख्या ये थी 25, 25 में 5 था, तो 20 में से 5 चला गया, 4 बचा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया।
18 में 9 और 2 होता है, 2 4 में होता है, इसलिए 2 की जरूरत नहीं है, 9 हमने इधर लिख लिया। 12 की बात करेंगे, 12 में 3 और 4 होता है, तो 4 ये लिखा हुआ है, तो 9 में 3 आ गया, तो सबके जितने फैक्टर बनते हैं सारे आ गए, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 900 इस सवाल का उत्तर हो गया। आगे बढ़ जाए। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। 50% की फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे, अधिक 1/2 होता है, समय की बात कर रहा है वो। ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, अगर इसको 2 समय लगेगा तो इसको कितना लगेगा, 3। ये क्या किसकी बात कर रहा है, टाइम। ये किसकी बात कर रहा है, समय। और आप जानते हो वर्क एंड टाइम जब मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, आप देख सकते हैं कि जो दक्षता होती है वो समय का जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो समय अगर इसको इतना लग रहा था तो दक्षता उसकी पलट जाएगी, 2 और 3 हो जाएगी। हमारा सवाल सॉल्व हो गया। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा। जो कुल कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, दक्षता, और गुणे किसका कर दिया जाता है, समय का। दक्षता में अगर समय का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कुल कार्य निकल आएगा। अब वो ये कह रहा है कि ए और बी दोनों, तो ए और बी की दोनों की दक्षता कितनी, 5, और समय कितना लग रहा, 27। तो ये कुल कार्य हो गया। अब उसने पूछा क्या बी को अकेले कितना समय लगेगा, तो बी की कैपेसिटी कितनी है, 3 से भाग दे दिया, तो बी 3 से जब भाग दे दिया तो ये 9 बार गया, उत्तर कितना आ गया, 45। ये इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो गई। मैं क्या करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हालांकि फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट जितना हो सकता है उतना मैं यहां पे बताते हुए चल रहा हूं कि इन सब सवालों को सॉल्व करने का ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है। एग्जाम में आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना, ए की पूछ ले, बी की पूछ ले, या वो ये कह दे कि ए आधा करता है, बी एक तिहाई करता है, कुछ भी पूछ ले, आपके पास कैपेसिटी आपने निकाल ली। कैपेसिटी जब आपने निकाल ली तब तो फिर कुछ बचा ही नहीं, जितना भी पूछता रहे, 1/4, 1/3, 1/5 भाग, कुछ भी आप कर ले जाएंगे आसानी से। क्यों, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी आ गई। आगे बढ़ जाएं। ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल, कुशल का मतलब दक्ष होता है। अब ये देख लो, वही क्वेश्चन आ गया, ए बी, अगर मैं दक्षता की बात करूं ए और बी की, तो बी ए से 60% अधिक कुशल है, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, यही होती है ना। तो बी ए से अधिक कुशल है, तो अगर इसकी दक्षता 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी ना, 8। अब क्या कह रहा है, एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर लेता है, फिर तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिन लेगा, तो समय किसका, ए कितना समय ले रहा है, तो कुल कार्य कितना निकल के आएगा आपका, ए की कैपेसिटी कितनी है, 5, और समय उसको कितना लग रहा है, 120 दिन। अब अगर बी का समय पूछ लिया जाए, 5 गुणे 120, और बी की कैपेसिटी कितनी है, 8, 15 से कट जाएगा, 75 दिन इस सवाल का सही उत्तर होगा। देख रहे हो, जब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आने लग जाए, दक्षता वाला, कैपेसिटी वाला, तो फिर आपके लिए चीजें है ना बहुत आसान हो जाती हैं। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और लग सकता था, देखो मैंने क्या बताया कि जो समय होता है या दक्षता होती है वो एक दूसरे के रिवर्स होता है, तो इसको 8 और इसको 5 लगेगा। इनकी दक्षता अगर 5 और 8 है तो समय 8 और 5 होगा। क्वेश्चन में बोला है कि 8 की वैल्यू 120 के बराबर है, 120, तो एक बराबर मैं अगर आपसे बोलूं तो एक बराबर आप बोलेंगे सर 15 होगा, तो फिर 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 15, तो आंसर कितना आएगा, 75 ही आएगा। आप ये भी नहीं करना चाहते मत करो, आप ये सेकेंड मेथड जो मैंने आपको बताया इससे कर लोगे तो भी आपका उत्तर वही निकलेगा। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, हटा दे। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसको हटा देता हूं और आप इस वाले मेथड से कर लें। जी
8 बराबर 120 दिया गया था, 1 बराबर 15 निकाल लिया, तो 5 की वैल्यू आपको निकालनी थी, आपने कर दिया। अगला सवाल ये रहा। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, पूरी दूरी के लिए औसत चाल। क्या पूछ लिया? औसत चाल। मैंने आपको बताया था, इस तरह का अगर सवाल फंस जाए तो औसत चाल में आप आसान वाला फॉर्मूला लगाना, वो ज्यादा सही रहेगा। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर, 400, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 1500 किलोमीटर कुल दूरी। कुल समय कैसे निकलेगा? एक व्यक्ति ट्रेन की अगर बात करी जाए तो 600 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन का समय 600 बटे कितना? 80, तो ये कितना आ जाएगा? 7.5 घंटे। इसके बाद हवाई जहाज वाला 800 किलोमीटर, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका कितना समय आ जाएगा? 400, तो 2 घंटे इसका हो जाएगा। इसके बाद 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो 2 घंटे इसका हो जाएगा। तो 7.5, 2 उसका और 2 उसका, तो टोटल कितना हो गया? 11.5 घंटे। 11.5 घंटे, और 11.5 घंटे को आप क्या लिखते हो? 23 और बटे कितना? 2 ऊपर कर दिया हमने, कुल समय निकाल दिया। यहां पे लिख देता हूं जहाज का कितना था? जहाज का 800 बटे 400, इसका 2 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा क्या है? मोटरसाइकिल वाला 100 बटे 50, 2 घंटे इसका आ जाएगा। अब देख लो, बटे में 23 आना चाहिए, क्योंकि 23 से कभी भी 1500 या 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए बटे में क्या आना चाहिए? 23 आना चाहिए। तो आप सॉल्व करके देखना, बटे में 23, यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये कितना बन जाएगा टोटल? 3000 बटे कितना? 23। तो 23 का भाग दोगे तो 23 1 23, 7 बचा, 23 3 69, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा और 10 बचेगा, तो 123 सही 10 बटे 23 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। एक महिला 25,220 रुपए उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त का मान। आप मुझे बताओ कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/20। 1/20 होगी। उसने जो पैसा उधार लिया था वो कितना था? 25,220। कितना उधार लिया था? 25,220 उसने उधार लिया था। तो प्रत्येक किस्त का मान अगर आपसे पूछा जाए, प्रत्येक किस्त का मान बराबर किस्त, अगर एक किस्त की बात करेगा तो 1/1 माइनस R/100, दूसरे किस्त की बात करेगा तो गुणे 1/1 माइनस R/100 की पावर 2, 3 किस्तों की बात करेगा तो 1 माइनस R/100 की पावर 3, और ये इस तरह से 1/1 माइनस R/100 की पावर n, ये चलता रहेगा। ये होता है इसका फॉर्मूला। बात समझ गए? राशि इस तरफ रहेगी, किस्त 1/1 माइनस R/100, 1/1 माइनस R/100 की पावर 2, 1/1 माइनस R/100 की पावर 3, और n 4 5 6 n की वैल्यू आप रखते जाइए, आपकी जितनी भी किस्तें पूछी गई होंगी उतनी किस्त का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो जरा, राशि कितनी थी? 25,220, और ये किस्त उसने पूछ ली। चूंकि 3 किस्तें हैं तो हम यहां तक चलेंगे। तो पहली किस्त कितनी हो जाएगी? 1/20, तो ये 20 ऊपर चला जाएगा, 20 21। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 20/21,
का स्क्वायर हो जाएगा और तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/21 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, इसको जरा सॉल्व करो। ये सब प्लस में है, आज लग रहा है कि ये इसका सही फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका सही फॉर्मूला है। तो इसको अब मैं ये नीचे वाला हटा देता हूं, उससे क्या होगा, हमारे पास जगह निकल आएगी। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। करें इसको सॉल्व। 20/21 कॉमन ले लूं मैं, किस्त 20/21 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, ये एक, इधर कितना बचेगा 20/21 और इधर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 400 और बटे कितना 441 और ये कितना लिखा हुआ है 25/220। ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ये 2 से और काट दूं मैं, 2 से काटूंगा तो ये 12, 6 और 1 1261 आ गया। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो जो किस्त की वैल्यू आएगी, जो किस्त की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1261 और गुणे 441। 441 कहां से है, ये एलसीएम ले लिया मैंने और अपॉन में कितना और 21 और हो जाएगा ये वाला। अब यहां पे कितना आ जाएगा 441 यहां और ये हो जाएगा 420 और ये कितना 400। अब जरा इन सबको जोड़ दो, 400 और 412, 800 और 4 1200 और ये कितना 1261 लिखा हुआ है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो 1261 है और ये 1261 है। 1261 और 1261 कैंसिल आउट हो गया। 441 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 का क्यूब लिखा हुआ है तो 9261। प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया 9261। यही इस सवाल का सही उत्तर था। बात क्लियर हो गई। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने निकाल ली। 25,220 बराबर किस्त 20/21, 20/21 का स्क्वायर और 20/21 की क्यूब हो जाएगी। 20/21 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, काट दिया, जितना बचा था किस्त की वैल्यू आ गई 9261। ये इस सवाल का सही उत्तर है। किस्त वाला सवाल थोड़ा सा टेक्निकल होता है तो ये इसका सही उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार को 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी 20% का लाभ अर्जित करे। आप बताओ, इसका देखो फॉर्मूला डायरेक्ट याद करो आप। डिस्काउंट कहां लगता है, एमपी पे, मार्क प्राइस पे। तो जो एमपी होती है मतलब अंकित मूल्य होता है, मार्क प्राइस होता है, उस पर डिस्काउंट लगता है। और जो सीपी होता है उस पे प्रॉफिट या लॉस। ये याद कर लो। इससे क्या होगा, आपका समय बहुत बचेगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि एमपी अपॉन सीपी की वैल्यू बताओ तो आप मुझे बताओ कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा, 20% का, 120 हो गया। और डिस्काउंट कितने पे लग रहा, तो डिस्काउंट है आपका कहां गया 10% का, तो ये 90 हो गया। ये कैंसिल आउट हुआ और ये 4/3। अब उसने लागत मूल्य, क्रय मूल्य कितना दे दिया 3600 और क्रय मूल्य कितना दिया गया 3। 3 बराबर कितना आ गया 3600, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 4800। 1 बराबर कितना आ जाएगा 1200, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 4800 और यही इस सवाल का उत्तर है। ये वाला आप याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एमपी अपॉन सीपी ये यहां से निकलता है, तो प्रॉफिट या लॉस और बटे क्या होता है डिस्काउंट। ये आप याद रखना इस बात को। इससे आपके बहुत सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं
एमपी और सीपी का जो अनुपात होता है वो प्रॉफिट या लॉस बटे क्या होता है, डिस्काउंट होता है। और ये आता कहां से, यहां से आता है। तो वही मैंने किया। तो एमपी और सीपी प्रॉफिट कितना था 20%, 120 हो गया। और लॉस कितना था, मतलब डिस्काउंट कितना था 10 था, तो ये 90 हो गया। तो 4/3 आया, 3 की वैल्यू 3600, 1 की वैल्यू 1200, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 4800। और यही इस सवाल का उत्तर था। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ए बी सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश अनुपात 5:4:3 था। ठीक है, 4 महीने के बाद बी ने किसने, बी ने, और कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद बी ने रुपए 1000 अतिरिक्त निवेश किए। और 8 महीने के बाद सी ने रुपए 2000 अतिरिक्त निवेश किए। मतलब ए ने कुछ नहीं किया। एक वर्ष के अंत में लाभ जो मिला है वो 15:14:11 था। शुरुआत में सी का निवेश आपको पता करना था। ए ने शुरुआत में 5 अनुपात जो था ना उसको लगाया था और पूरे समय के लिए लगाए रखा। तो ए बटे, अगर मैं रेशियो निकालूं ए का और बटे किसका, सी का, तो ए ने क्या किया 5 और पूरे समय के लिए लगाए रखा पैसा। अच्छा 5x। इसके बाद सी ने क्या किया, पहले उसने 3x रुपए लगाए थे पूरे समय के लिए। फिर सी ने क्या किया, 8 महीने के बाद 2000 रुपए और लगा दिए। मतलब कितने समय के लिए, 4 महीने के लिए 2000 रुपए और लगाए। अनुपात कितना निकल के आया, ए का और सी का 15 अनुपात कितना, 11। ये बात समझ गए। तो ये 15 से ये 15 कैंसिल आउट हो गया। तो 11 का जब इधर गुणा करोगे तो 44x, और ये जब 12 और 3 36x माइनस का हो जाएगा बराबर, और ये कितना हो जाएगा आपका 8000। x की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो 44 में से 36 जाएगा, कितना बचा 8x, बराबर कितना आ गया 8000। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि x की वैल्यू कितनी आई तो आप बोलोगे 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। उसने पूछा क्या है, शुरुआत में c का निवेश, और शुरुआत में c का निवेश था कितना 3। तो c का निवेश जो शुरुआत में था वो कितना था 3x था। तो x की वैल्यू 1000 आ गई, तो उत्तर कितना बना 3000। यही इस सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है ये। लेकिन पार्टनरशिप का थोड़ा अच्छा सवाल है, कठिन सवाल है। देखो पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा रहेगा इस बार, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जाने लग रही है, इसलिए पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहेगा। तो इस तरह के सवाल आने की पूरी संभावना है, पूरे चांसेस है कि इस तरह के सवाल पूछे जाए। अगला क्वेश्चन, एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है। वाई 1/6 नहीं है, 1/3 है। यहां पे ये कितना है 1/3, और ये 1/3, ये भी 1/3 है। ठीक है, 1/6 1/3, और फिर कह रहा है कि सी जो जेड है वो पूरे समय के लिए अपनी पूंजी को निवेश करते हैं। मैं मान लेता हूं, देखो 1/6 और 1/3 की अगर बात की जाए तो फिर आप मुझे ये बताओ कि जो राशि होगी वो मैं 6 मान लूं। अगर मैं राशि 6 मान लूं तो x अनुपात y अनुपात z अगर निकालना होगा 1/6 हिस्सा, तो इसका एक हिस्सा कितने समय के लिए 1/6 समय के लिए, तो 12/6। 1/6 मतलब क्या 12/6, तो ये 2 महीने के लिए आ गया। y ने क्या किया 1/3, तो 1/3 अगर आप करोगे तो 1/6 का 1/3 2 हिस्सा, और कितने समय के लिए 2 समय के लिए। फिर x ने 1 ले लिया और इसने 3, टोटल राशि 6 थी तो बची कितनी 3, कितनी बच गई 3, और पूरे समय के लिए उसने किया। कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए। कुछ कट रहा है, 2 कट रहा है। रेशियो निकालोगे तो 1:2 अनुपात कितना 18। अब उसने क्या पूछा है, अंत में अर्जित लाभ रुपए 23,000 है, तो वाई का हिस्सा पूछ लिया। 18 2 20 और 1 21, ओह सॉरी ये 4 आएगा ना, 1/3 समय की बात कर रहे हैं। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये अनुपात कितना हो गया 4। तो 18 4 22 और 1 23, जो लाभ का अनुपात था वो कितना हो गया 23, और 23 की वैल्यू कितनी दी गई 23,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1000।
एक की वैल्यू 1000 आ गई, तो उसने पूछा क्या है, y का हिस्सा पूछ लिया। y का हिस्सा कितना है, 4। तो 4 का उत्तर कितना बनेगा, 4000 इस सवाल का सही उत्तर है। y का हिस्सा उसने पूछा था और y का हिस्सा कितना था, 4 था। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000 इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उसने पूछा है उनका औसत क्या होगा। देखो, आप जानते हो कि क्रमागत विषम संख्याओं का n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, n होता है। n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना होगा, n होगा। n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n अगर होता है तो आप मुझे बताओ कि ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो इनका औसत क्या होगा, 5 होना चाहिए, औसत 5 होना चाहिए। 5, देखिए संख्या जैसे a है, b है, c है, d है और e है। विषम संख्याएं अगर है तो इनके बीच में 2 का अंतर रहेगा। विषम संख्याएं अगर है तो अंतर 2 का रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो आप ये बताओ कि इसका जो औसत निकल के आएगा वो कितना होगा, 5। औसत कितना होगा, 5 होगा। अगर औसत इसका 5, और ये भी कह सकते हो कि औसत जो होता है वो मध्य की वैल्यू होती है, बीच की वैल्यू होती है। तो इसमें आप देखो ए बी सी डी ई अपॉन 5 ये कैसे हो सकता है, इनका सबका आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 6a + 4 नहीं हो सकता, लेकिन a + 4 मतलब इसमें अगर 4 जोड़ दिया जाए, 2 और 2 4, तो ये c के पास पहुंच जाओगे आप। अगर पहली संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, पहली संख्या में 4, 2 और 2 4 जोड़ोगे तो सी के पास पहुंच जाओगे। तो इसका औसत में अगर आपको ए के टर्म में पूछूं तो इसका औसत a + 4 निकल के आएगा। क्यों, देखो ना, ए में 2 और 2 जोड़ोगे तो यहां पहुंच जाओगे 4 के पास, और सी विषम संख्याएं 5 दी गई तो सी जो होते हैं ये इसका औसत निकलेगा, ये इसका एवरेज है। बात क्लियर होगी। तो a + 4 इसका कैसे आया, a + 4 इसका इधर से निकल के आया। मैंने डिटेल में इसको समझाया कि a + 4 कैसे है। बाकी अगर आपको एवरेज पढ़ना है तो एवरेज के हमारे क्लास पढ़े हुए हैं, 2 या 3 क्लास में मैंने एवरेज को पढ़ाया, डिटेल में आप जाके वहां पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। यह सवाल थोड़ा अच्छा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की राशि 2 वर्षों में 6000 हो जाती है, 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। जिन लोगों ने पढ़ा था, और एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, पूछा भी था कि सर ये कैसे हुआ, तो देखो जरा। 3000 की राशि 2 वर्षों में, 3000 थे, 2 वर्षों में कितने हो गए, 6000 हो गए। आप में मुझे ये बताओ, अगर मैं अनुपात पूछूं तो 1 से कितना हो गया, 2। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में कितने हो गई, 1:2 हो गया। तो वो क्या कह रहा है, 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, 4 वर्षों में इसका जस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 2 वर्ष में इसका 1 का 2 हो गया, तो अगले 2 वर्षों में क्या हो जाएगा, अगले 2 वर्षों में क्या हो जाएगा, अगर ये इसका डबल हो गया तो ये इसका डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पूछा क्या था, 1 बराबर कितना दिया गया था, 3000। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 3000 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12000। ये इस सवाल का उत्तर है। इससे अच्छा तरीका ढूंढ के बताओ जरा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का इससे अच्छा तरीका मुझे ढूंढ के बताओ कि इसमें आसान कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सीधे अनुपात। इसका मैंने क्या किया, सीधे अनुपात लगा दिया, तो सीधे अनुपात निकाल के क्या आ गया, 12000 इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़े। पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट है, एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया, थोड़ी देर पहले कराया। क्या कराया था कि जो एमपी और बटे सीपी होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस। तो 21% का लाभ है तो 121 हो गया, 12% का डिस्काउंट है तो 88 हो गया। 11 से आप काट दो, 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 11 11 121 और 11 8 88, 8:11 आ गया। तो पूछा क्या उसने, तो वह कितना लाभ अर्जित करेगा, कब, यदि वह छूट नहीं देगा। छूट अगर वो नहीं देगा तो वो किस पे बेचेगा, तब वो आपका अंकित मूल्य पे बेच देगा। तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, 8,
और मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य कितना है 11, तो वो 11 में बेचेगा तो 3 का लाभ, और 3 का लाभ किस पे होगा 8 पे होगा, और 3/8 अगर आपको पता है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 37.5%। अगर फ्रैक्शन आपको पता है तो 37.5%, 3/8 क्या है 37.5% इस सवाल का सही उत्तर है। देखो परसेंटेज में फ्रैक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। 1/8 12.5 होता है, उसका 3 गुना ये लिखा हुआ है, 12.5 का 3 गुना अगर करोगे तो 37.5 आएगा। ठीक है, परसेंटेज में मैं पढ़ा रहा हूं, एक या 2 क्लास उसकी हो गई है, एक क्लास तो शायद अपलोड भी हो गई, एक क्लास अभी आज अपलोड हो जाएगी या कल अपलोड हो जाएगी, तो आप देखिएगा, आपको डिटेल में परसेंटेज में कैसे फ्रैक्शन क्या कैसे होते हैं वो मैंने डिटेल में समझाया। आगे बढ़े, वो कह रहा है 3 संख्या में से दूसरी पहली की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है। ये दूसरी वाली पहली की दुगनी है और तीसरी की क्या है 3 गुनी है। अगर ये 2 है तो ये 3 गुनी 6 हो जाएगी, और ये इसकी दोगुनी हो जाएगी 3। तो रेशियो बन गया, अनुपात बना दिया, 1 मिनट लगा उसको अनुपात बनाने, बन गया 3, 6 और 2। तो उसने क्या पूछा, तो सबसे, फिर कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, 6 और 3 9 और 2 11, 11/3 की वैल्यू कितनी थी 44, 11 से कट जाएगा तो 1 बराबर कितना आ गया 12। पूछा क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या है 6, 1 बराबर 12 अगर निकल के आ गया तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी 12 6 72। 72 इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर है, रेशियो बनाया, जो पूछा था वो कर दिया, 72 इस सवाल का सही उत्तर। आगे बढ़ जाए, दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है, तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है। क्या मिलाया जा रहा है, पानी, दूध तो नहीं मिलाया जा रहा ना, दूध एज इट इज जितना था उतना ही रहेगा। तो देखो जरा 2025 लीटर था, दूध और पानी का अनुपात कितना था बटे 25 और गुणे कितना 12, ये किसकी मात्रा आपने निकाल दी, दूध की निकल आई। यही मात्रा जो नया सॉल्यूशन निकल के आएगा, जो नया मिश्रण निकल के आएगा, उसमें मात्रा क्या होगी 12:15। तो इसका मतलब जो नया मिश्रण निकल के आएगा वो x होगा, और 12 बटे कितना 27। कोई दिक्कत, ये 12 और ये 12 कैंसिल आउट हो गया, ये 12 और ये 12 कैंसिल आउट हो गया, 25 से काट दूं 20 को 80 और 1 81 हो गया। तो x का मान 27 और 27 क्या होता है 729, और 729 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2187। तो जो नया मिश्रण आया वो कितना हो गया 2187। पहले आपके पास था कितना 2025, माइनस करोगे तो 2025 माइनस करोगे तो 162 लीटर आपको पानी इसमें जोड़ना पड़ेगा। मिलाया गया, अगर मैं आपसे बताऊं कि मिलाया गया पानी जो है, मिलाया गया पानी, नया मिश्रण कितना आ गया 2187 और माइनस का 2025, तो ये कितना आ गया 162। यही हमने निकाल दिया 162 इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, अगर पढ़े रहोगी तो कुछ है नहीं, फिर आसानी से आपके क्वेश्चन बनेंगे और बढ़िया से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना और 15 ने केवल गणित चुना, परंतु जीव विज्ञान नहीं लिया। 20 वो थे जिन्होंने क्या किया, 20 वो बच्चे थे जिन्होंने क्या किया जीव विज्ञान लिया, 15 वो बच्चे थे जिन्होंने केवल गणित लिया परंतु जीव विज्ञान नहीं लिया। ठीक है, यह देखा गया कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित ली है या जीव विज्ञान लिया है या दोनों को चुना है, या तो क्या किया दोनों को चुना। उन विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुन लिया। आप मुझे बताओ कि 20 ने केवल जीव विज्ञान लेकिन गणित नहीं ली, और 15 ने केवल गणित और जीव विज्ञान नहीं ली। उसने क्या बोला 20 ने केवल जीव विज्ञान और 15 ने केवल गणित मतलब विज्ञान नहीं लिया, तो 20 और 15 कितना हो गया 35 हो गया। 5 विद्या टोटल कितने थे आपके पास 40, दोनों सब्जेक्ट जो लेंगे वो 40 माइनस 35, तो वो है जो केवल वाले, तो 5 विद्यार्थी जीव विज्ञान और गणित दोनों ही लेंगे। 5 विद्यार्थी आपके जीव विज्ञान और गणित
दोनों। तो 5 इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो गई? कुछ था नहीं इसमें, रीजनिंग का सवाल था, ये मैथ में आ गया। आगे बढ़े। अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना है? चाल दी गई है। क्या दी गई? चाल। जब चाल दी गई है, चाल उसकी क्या है? सामान्य चाल 4 है और 3 है। सामान्य चाल से जो सामान्य चाल थी वो कितनी थी? 4। और जो वो चाल चल के जा रही है तब वो क्या है? 3। तो लगने वाला जो समय है, अगर ये चाल है तो समय कितना हो जाएगा? 3 और 4। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पूरे टॉपिक में मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज किया, बहुत बार, एक बार नहीं। मुझे लगता है कि मैं लगभग 90% सवाल मैंने चाल समय को रिवर्स करके यूज किया। आप जाके चेक करिए। तो अथरा अपने कार्यालय पहुंचे 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो पहले उसको 3 समय लग रहा था, उसको 4, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो पहले उसको पहुंचने में 45 मिनट लगता था, अभी उसको पहुंचने में 60 मिनट लग रहा है। उसने पूछा क्या है? बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना है? तो सामान्य समय ये देख लो ना, 3 और 3 बराबर कितना है? 45 मिनट इस सवाल का सही उत्तर है। 45 मिनट क्या इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़े। आज की क्लास, इस जो पेपर में आज का ये लास्ट सवाल है। मुझे लगता है 22 सवाल थे। 23 अगस्त 2024 के सेकेंड शिफ्ट में 22 सवाल पूछे गए थे, तो ये 22वां सवाल है। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। 30% महिला कर्मचारी, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? वो उसने पूछ लिया। इसको करने में मैंने रीजनिंग का सवाल बताया ना, ये सब क्या है? रीजनिंग का सवाल है। कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 70% क्या होंगे? पुरुष होंगे। 70% क्या होंगे? पुरुष होंगे। तो महिलाएं 30% है, तो उसका 60% महिला कर्मचारी। तो 30% का 60%, ये महिलाओं की अगर बात करी जाए तो ये कितना आ गया? 18। और पुरुष की बात की जाए तो 70 का 40, तो ये कितना आ गया? 28। ये क्या है? पुरुष कर्मचारी विवाहित है। उसने यही तो पूछा है कार्यालय में। अच्छा, अविवाहित का वैल्यू पूछी है, सॉरी, अविवाहित की वैल्यू पूछ ली उसने। तो यहां मैं लिख देता हूं अविवाहित महिला। जो 30% महिलाएं थी, उसका 40% अविवाहित है 12। और ये पुरुष की बात करेगा अगर वो, तो 70 पुरुष थे और उसमें से 60 अविवाहित थे, तो 42। दोनों को जोड़ दो, कुल कितना हो जाएगा? 54 इस सवाल का सही उत्तर है। अविवाहित की वैल्यू पूछी है तो मैंने डायरेक्ट अविवाहित निकाला। 30% महिलाएं दी गई थी, 30% महिलाएं दी गई थी, तो 30%, 60% विवाहित थी, तो 40% क्या हो गई? अविवाहित हो गई। पुरुष कितने थे? 40%, सॉरी 30% अगर महिला थी तो 70% पुरुष हो गए। विवाहित कितने थे? 40, तो 60 क्या हो जाएंगे? अविवाहित। दोनों को निकाल के जोड़ दिया। तो ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर 23 अगस्त 2024 सेकेंड शिफ्ट हो गया कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे तीसरा प्रीवियस ईयर पेपर 2020 में जो पूछा गया था उसको, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, तो 2 पेपर मैंने करवाए। अभी मैंने बोला ना कि मैं 5 जून तक टोटल आपको 10 पेपर डाल दूंगा और आप इनको पढ़ के जाइए। एज इट इज सवाल आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, एज इट इज, एकदम कॉपी पेस्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं। हाँ, इसकी पीडीएफ जो मैंने सवाल सॉल्व कराया ना, एज इट इज जैसे ये सॉल्व किया ना, इसी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाली हुई है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। सवाल को ऐसे ही सॉल्व करिए, कहीं दिक्कत है, कोई समस्या, तो वहां जाके आप देख सकते हैं कि हमने कैसे सॉल्व किया था। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई क्लास में।